नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के टॉप 40 क्वेश्चनों के साथ। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में भी देखने को मिलने वाले हैं। इन टॉप 40 क्वेश्चन में मैंने करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो जाए। तो साथियों, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको नोट डाउन करके याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में साथियों आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साथियों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई। आपके ऑप्शन है 1912, 1913, 1914 या फिर 1915। यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। और साथियों, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं और आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। इसको साथियों जरूर से आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाता है, 1913। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। यदि हम डेट की बात करें तो 15 जुलाई आपको याद रखना है। 15 जुलाई 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना करी गई थी। यदि मैं बात करूं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी, तो दो नाम आपको याद रख लेना है, लाला हरदयाल सिंह। कौन दोस्तों, लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह भाकना। ये दो नाम आपको याद रखना है। इन दोनों ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। इसमें दोस्तों और भी सदस्य शामिल थे, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। गदर पार्टी जो दोस्तों क्या करती थी, हिंदुस्तान गदर नाम का एक पत्रिका का प्रकाशन भी करती थी। कौन दोस्तों, हिंदुस्तान गदर नाम की पत्रिका थी जिसका प्रकाशन ये गदर पार्टी करती थी। और किस भाषा में करती थी, उर्दू और पंजाबी भाषा में करती थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों इसका मेन मकसद क्या था, देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कैनिंग। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। कब बने थे, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया था। उस एक्ट के द्वारा दोस्तों जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि साथियों आपसे पूछ ले कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, गवर्नर सिर्फ पूछ ले साथियों, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव का नाम। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात कर ले, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो बनने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। यदि आपसे पूछ ले साथियों कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आपको लॉर्ड कैनिंग नाम याद रखना है। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया था, जिसमें साथियों क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात पूछ ले तो आपको नाम याद करना है श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। सन 1948 में दोस्तों यह बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीर कमान का प्रयोग किस काल में मानव ने किया। आपके ऑप्शन है ताम्र पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। तीर कमान का प्रयोग कब किया था मनुष्य ने, तो आपको ये बताना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का यूज साथियों किया था मानव ने। यदि साथियों बात कर लें कि आग की खोज कब की गई थी, काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको याद रख लेना है पुरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी। और यदि पहिए का आविष्कार पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो नव पाषाण काल में हुआ था। और मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो आपको याद रख लेना है तांबे धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। और कब किया था दोस्तों, तो नव पाषाण काल में ही किया था। उसके बाद दोस्तों तांबे के बाद कांसा का यूज किया था और उसके बाद दोस्तों लोहा का यूज किया था।
था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। कई बार दोस्तों पूछ लेता है कि कांसा किससे मिलकर बना है, तो तांबा प्लस टिन से मिलकर बना होता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर अशोक। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां ने, आप सभी को याद होगा कि क्या बनवाया था, तो शाहजहां ने क्या बनवाया था दोस्तों, ताजमहल बनवाया था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। ताजमहल है कहाँ पर, सभी को पता है कि आगरा में स्थित है। लेकिन साथियों आपको यहाँ पर एक बात और नोट डाउन कर लेनी है, आपसे यदि पूछ ले कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्णकाल साथियों जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। और साहित्य एवं कला का स्वर्णकाल पूछ ले साथियों, तो आपको याद रख लेना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को साहित्य एवं कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपके ऑप्शन है डोडा बेटा, धूपगढ़, गुरु शिखर या फिर कालूमार शिखर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी गुरु शिखर। साथियों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। यदि हम बात करें अरावली पर्वत है कहाँ पर, तो आपको याद रखना है राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वत, ठीक है साथियों। और अरावली पर्वत को राजस्थान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है कि राजस्थान का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है अरावली पर्वत को राजस्थान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यदि साथियों आपसे पूछ ले कि डोडा बेटा किसकी मतलब किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको नाम याद रख लेना है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है। अगर धूपगढ़ की बात करूं मैं, तो धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वत की साथियों सबसे ऊंची चोटी है। और धूपगढ़ है कहाँ पर, तो एमपी में है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और यदि साथियों कालूमार शिखर की बात पूछ ले, तो कालूमार शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, निम्न में से न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है बिहार, केरल, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, बिहार। बिहार साथियों न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। यदि बात कर ले सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आपको नाम याद रखना है केरल साथियों, केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। यदि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपको नाम याद रख लेना है लक्षद्वीप सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रख लेना है दादर नगर हवेली है, ठीक है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, यहाँ पर साथियों आपको संपत्ति कर लेना है, कौन सी अनुसूची संपत्ति से संबंधित है। आपके ऑप्शन है 6, 8, 9 या फिर 10। कौन सी अनुसूची साथियों संपत्ति से संबंधित है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, आपका ऑप्शन यहाँ पर सी से हो जाता है, 9वीं अनुसूची साथी संपत्ति से संबंधित है। यदि साथियों हम बात करें 6वीं अनुसूची दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सी 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है जनजातीय क्षेत्रों से साथियों ये संबंधित थी, जनजातीय क्षेत्रों से हमारी 6वीं अनुसूची संबंधित है। यदि 8वीं अनुसूची की बात कर लें तो भाषा से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची की बात करें तो आप सभी को याद होगा कि दल बदल कानून से साथियों ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया। आपके ऑप्शन है क्रिश्चियन हाइगेंस, नील बोर, जे थॉमसन या फिर माइकल फैराडे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाता है, ऑप्शन बी नील बोर। नील बोर ने दोस्तों परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। यदि हम बात करें दोस्तों क्रिश्चियन हाइगेंस की, तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और यदि बात करें जे थॉमसन की, तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। और यदि बात करें माइकल फैराडे की, तो विद्युत अपघटन का नियम दिया था माइकल फैराडे ने। क्या दिया था, विद्युत अपघटन का नियम इन्होंने दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपके ऑप्शन
है साहित्य, वास्तुकला, पत्रकारिता, सिनेमा जगत। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। यदि बात करें वास्तुकला की तो आपको याद रख लेना है, प्रीतिजकर पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रीतिजकर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वास्तुकला के क्षेत्र में। और यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या दिया जाता है इसकी बात करें तो आपको याद कर लेना है, पुलित्जर। कौन सा साथियों? पुलित्जर। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन में दोस्तों इन दोनों को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, प्रीतिजर और पुलित्जर दोनों। प्रीतिजकर पुरस्कार दोस्तों वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और पुलित्जकर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि बात करें सिनेमा जगत की तो दोस्तों सिनेमा जगत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, कार्डियोलॉजी में शरीर के किस अंग की जाँच की जाती है? आपके ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, रुधिर या फिर गुर्दे। कार्डियोलॉजी में किसकी जाँच की जाती है? यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है साथियों, हृदय। हृदय की जांच की जाती है कार्डियोलॉजी में। यदि साथियों बात करें मस्तिष्क की तो न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क की जांच की जाती है। और यदि बात करें रुधिर की तो रुधिर की हेमेटोलॉजी में रुधिर की जांच की जाती है। और यदि बात करें गुर्दे की तो गुर्दे की आपको याद रख लेना है, नेफ्रोलॉजी में किसकी जांच की जाती है? गुर्दे की जांच की जाती है। यदि साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में कौन ध्वजवाहक थे? आपके ऑप्शन है संग्राम सिंह, बजरंग पुनिया, MC मैरी कॉम या फिर अवनी लेखरा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, MC मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थी। और यदि बात करें कि समापन समारोह में कौन थे तो बजरंग पुनिया आपको नाम याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हाफ बिजली बिल की योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? आपको बताना है कि हाफ बिजली बिल की योजना किस राज्य सरकार ने की है। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए, छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों कि हाल ही में रोजगार सेतु योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? रोजगार सेतु योजना की शुरुआत साथियों आपको बताना है। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 1920, 1922, 1926, 1930। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है 1926 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। यदि बात करें मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, कहाँ पर है साथियों? नई दिल्ली में। और यदि अध्यक्ष की बात कर ले तो मनोज सोनी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिल जाता है? तो आपको याद रख लेना है 315 अनुच्छेद में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है भरत लाल, जयंत पाटिल, M जगदीश कुमार या गुरबीर पाल सिंह। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार को बनाया गया है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। यदि जयंत पाटिल की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। आपको नोट डाउन कर लेना है। भरत लाल की साथियों बात करें तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक बनाए गए हैं। और गुरबीर पाल सिंह की बात करें तो नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक बनाए गए हैं। NCC के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? गुरबीर पाल सिंह। आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजनीतिक दल का नाम बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति किया गया है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, शांति निकेतन राष्ट्रीय समिति, सुखबीर सिंह राष्ट्रीय समिति या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? किस राजनीतिक दल का साथियों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ है?
आपके ऑप्शन है मिजोरम, हरियाणा, असम या फिर तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य आपका कहाँ पर पड़ता है साथियों? यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, तमिलनाडु में। इसे अभी हाल ही में साथियों रामसर साइट में शामिल किया गया, आपको नोट डाउन कर लेना है। किस साइट में? रामसर साइट में मतलब इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पीएम मोदी ने मिशन लाइफ का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, गुजरात, असम या फिर तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो मिशन लाइफ का उद्घाटन दोस्तों गुजरात में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 12 जनवरी, 16 नवंबर, 3 मार्च या फिर 27 दिसंबर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, 16 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य का 7वां घोड़ा किसकी पुस्तक है? आपके ऑप्शन नागसेन, धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो इसका दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से साथियों आपका हिंदी स्टार्ट हो जाता है। मैं हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि आपकी जो हिंदी की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए साथियों एक बार जल्दी जल्दी से हम लोग हिंदी का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, परिणीति इस तरीके से शुद्ध वर्तनी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यहाँ पर भी साथियों आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आरोग्य कौन सी शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन डी से हो जाता है, आरोग्य शुद्ध वर्तनी में इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, जिजीविषा की कौन सी शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी से हो जाता है, जिजीविषा इस तरीके से शुद्ध वर्तनी में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आपको बताना है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या बनेगा। इन ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो आलस का शब्द का विशेषण साथियों ऑप्शन सी से हो जाता है, आलसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयोग में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? आयोग में तो साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी, समूहवाचक संज्ञा। आयोग हुआ, कमेटी हुआ, सेना हुआ, ये सभी दोस्तों क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छंद का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है आवरण, पद, बंधन या फिर आचरण। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर छंद का पर्यायवाची शब्द आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है अंतरंग, रंगारंग, जल तरंग या फिर राग रंग। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? बहिरंग का विलोम शब्द साथियों आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, अंतरंग। अंतरंग का विलोम शब्द बहिरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है विमुख, प्रतिमुख, गौण या फिर सामान्य। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो मुख्य का विलोम शब्द साथियों आपका हो जाता है गौण, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका साथियों? बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का या फिर चपला का। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? अलंकेश शब्द साथियों कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदुल का विलोम शब्द क्या है? कठिन, खराब, रुक्ष या फिर कठोर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? मृदुल का विलोम शब्द साथियों ऑप्शन डी से हो जाता है, कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समय की दृष्टि से अनुकूल क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। एक शब्द का यूज करना है आपको, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द कौन सा यूज हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से हो जाता है साथियों, समयानुकूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी खाली स्थान की जाती है। आपके ऑप्शन है तारीफ, शिकायत, प्रशंसा या फिर निंदा।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, निंदा। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है। आपको ये नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रानी युद्ध खालिस्तान वीरता पूर्वक लड़ी। यहाँ पर आपको बताना है कि खालिस्तान में कौन सा सही आएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, में रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है, सृजना। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा सृजना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र मंथन करना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या फिर कठोर परिश्रम करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? समुद्र मंथन करना। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है साथियों, कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कामकाज में कोरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना या फिर काम ना जानना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? कामकाज में कोरा होना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, काम ना जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं या कोई त्रुटि नहीं है। तो साथियों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, कोई त्रुटि नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं सही वर्तनी में लिखा गया है, सही वाक्य लिखा गया है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी। और साथियों जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है उसको जरूर से आपको कमेंट करके बताना है। और आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपको यह भी कमेंट करके बताना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के एसएससी जीडी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।